भाई मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी सर, हम लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में देख रहे थे कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम कैरी करते हैं किस पे, कॉस्ट पर, तो आपने सर उसको यूजफुल लाइफ पे रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करते हुए डेप्रिशिएट करना है। लेकिन अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे कैरी करते हो तो ना डेप्रिशिएट करना है ना इम्पेयर करना है, सिर्फ हर साल के एंड पे उसको क्या करना है, रीवैल्यू करना है। और रीवैल्यूशन का गेन और लॉस कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। वेरी गुड सर। अच्छा जी चलो मेरे बच्चों, एक सवाल हम सॉल्व करेंगे और ये सवाल आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे ताकि हम इसमें कुछ चीज़ें सीख सकें। मैकबुक पर एलएमएस नहीं है, मुझे भी मजबूरी होती है, मेरे पास एलएमएस का एक्सेस नहीं है। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अब मुझे आपने इस पर गाइड करना है। ये कह रहे जनाब, ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी पी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या इधर आपको डिसाइड करना है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं सर, दिया हुआ उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है भाई। फिर इसको हमने खरीदा कितने में? 1 मिलियन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10,000, कितने हो गई है? 1 मिलियन 10,000। वो कह रहा जी डेप्रिशिएबल अमाउंट फॉर बिल्डिंग कंपोनेंट। अच्छा रुको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो आपने बिल्डिंग ली है ना 1 मिलियन और 10,000 में, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मनुष्यों? पिछले दिनों में हमने पढ़ा है लैंड और बिल्डिंग। एक ओपिनियन रखो यार। अब बताओ जी, लैंड डेप्रिशिएट होगा? नहीं, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी? उससे कहा इसमें बिल्डिंग का कंपोनेंट है 3 लाख, तो बाकी कंपोनेंट किसका होगा? वो 7,10,000 होगा। ऐसा है? ये 7,10,000 कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर है सर। अगर 10,10,000 में 3 लाख रुपए का बिल्डिंग शामिल है तो बाकी 7,10,000 की क्या होगी? अच्छा, ये बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, ये किसी भी मॉडल में चल रही हो डेप्रिशिएट नहीं होगी। डन। अच्छा, फिर उसने कहा लाइफ कितनी है इस प्रॉपर्टी की? जब वो कहता है ना प्रॉपर्टी की लाइफ 50 साल है, इसका मतलब वो लैंड कंपोनेंट को रेफर नहीं कर रहा। किसको रेफर कर रहा है? ज़मीन तो जब से अल्लाह ने बनाई है तब से है, और जब अल्लाह उठाएगा तब तक रहेगी। ऐसा है? तो ज़मीन की कोई लाइफ नहीं है। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है पहले साल के एंड पे इस प्रॉपर्टी की, पूरी प्रॉपर्टी की, लैंड और बिल्डिंग मिला के इसकी फेयर वैल्यू 13 लाख रुपए हो गई। पहले दिन कितनी थी? 1 मिलियन। 10,000 हमने उस पर खर्चा किया खरीदने पे, 13 लाख रुपए हो गई साल के एंड पे। वो कह रहे हैं भैया आप अज्यूम करो कि कॉस्ट मॉडल में हमारी प्रॉपर्टी चल रही है, आप कॉस्ट मॉडल पे मुझे जनरल एंट्रीज पास करके दो। क्या करूं सर मैं? किस तरह पास करूं जनरल एंट्रीज? बताओ। कॉस्ट, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में गलती नहीं करना। कॉस्ट मॉडल में क्या मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक साथ रिकॉर्ड करूं या 2 टुकड़ों में? लैंड और बिल्डिंग अलग अलग करूं या मिला के रिकॉर्ड करूं? याद रखना, कॉस्ट मॉडल में लैंड कंपोनेंट और बिल्डिंग कंपोनेंट अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। तो मैं क्या करूंगा जी, सर मेरे पास लैंड कंपोनेंट आईपी डेबिट कितने से? 7,10,000। फिर बिल्डिंग कंपोनेंट आईपी का कितने से? फिर क्रेडिट क्या करूं? सॉरी, 10,10,000। ऐसे ही ये कब एंट्री पास की होगी मैंने? ईयर 0 पे। फिर मुझे बताओ, हमारे पास पहले साल का एंड आया होगा 31 दिसंबर। अब जब 31 दिसंबर आया होगा तो आपने इस लैंड कंपोनेंट को तो टोटली इग्नोर करना है, बिल्डिंग कंपोनेंट का क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। कितने सालों पे? 50। तो मुझे बताओ मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 6,000।
ऐसा है मेरे बच्चों, कहानी ख़त्म। अब बताओ जब साल का एंड आएगा तो आपने इसको डिस्क्लोज करना है किसमें, नोट्स में। नॉन करंट एसेट्स, बैलेंस शीट पे क्या क्या आ रहा होता है, नॉन करंट एसेट्स आ रहे होते हैं और करंट एसेट्स आ रहे होते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ रही होती हैं, और क्या इधर कोई लायबिलिटी है, नहीं। फिर इधर क्या मौजूद है, पीपी मौजूद है, नहीं सर, इधर मौजूद है लैंड, किस नाम से, आईपी के नाम से, और लैंड सॉरी बिल्डिंग। अब बताओ हमारे पास क्या वैल्यू बच गई लैंड की, सर लैंड की वैल्यू तो वही आ रही है 7,10,000। बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख में से 6,000 कम होने के बाद कितने रह गए, 290। ऐसा है मेरे बच्चों। ये कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज़, मोबाइल छोड़ दो मेरे बच्चे। ये कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल पे एसेट को डेप्रिशिएट कर दिया, जो कंपोनेंट डेप्रिशिएट नहीं होना था उसको हमने एज इट इज़ लैंड कंपोनेंट को साथ साथ चला रहे हैं। इसकी फेयर वैल्यू साल के एंड पे कितनी हो गई है, इसकी फेयर वैल्यू साल के एंड पे कितनी हो गई है, 13 लाख। क्या कॉस्ट मॉडल में इस फेयर वैल्यू को देखना है, हाँ देखना है। पता है किसके लिए, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट पे नहीं, इनकम स्टेटमेंट में भी नहीं, किसी जगह पे भी नहीं, सिर्फ एंड पे जाके नोट्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं नोट्स में जाके लिखूंगा, ठीक है जी, आईपी, ठीक है जी, जिस जगह पे मैं लिखूंगा जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड एट क्लिफ्टन सेंटर एट फलाना सेंटर, ठीक है जी, हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1.3 मिलियन। यानी अगर आप कॉस्ट मॉडल भी चला रहे हो तो भी आपको फेयर वैल्यू अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है, ये डिस्क्लोज क्या होता है और रिकॉग्नाइज क्या होता है। मनुष्यों अभी गवर्नमेंट ग्रांट में तुम लोगों को बताया था मैंने, रिकॉग्नाइज कहते हैं जर्नल एंट्री पास करने को, बैलेंस शीट पे डालने को, पीएनएल में डालने को। डिस्क्लोज करना कहते हैं कोई एंट्री वेंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ हम क्या करेंगे, वहां जाके लिख के आ जाएंगे कि जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है, वैसे तो कॉस्ट मॉडल पे कैरी हो रही है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो ये फेयर वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ अवामुन नास को बतानी है, इसकी जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी। ये बात समझ आती। कॉस्ट मॉडल हो गया, क्या किया कॉस्ट मॉडल में, डे 1 पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, साल के एंड पे डेप्रिशिएबल कंपोनेंट को डेप्रिशिएट किया, साल के एंड पे बैलेंस शीट पे दो आईपी के कंपोनेंट दिखाए, लैंड अलग बिल्डिंग अलग, लेकिन फेयर वैल्यू हमने क्या की, डिस्क्लोज कर दी, और कंबाइन फेयर वैल्यू डिस्क्लोज की। ये याद रहेगा। अब बताओ अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल होता तो फिर क्या करते, मैं फेयर वैल्यू मॉडल की एंट्रीज पास करूं पहले। अब आपने मुझे गाइड करना है। सबसे पहली एंट्री ईयर 0 में, याद रखना चाहे कोई भी मॉडल हो, पहले दिन एसेट कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा, पहले दिन। तो क्या करूं मैं, आईपी लैंड डेबिट बिल्डिंग डेबिट 9, फेयर वैल्यू मॉडल में आईपी एक कंपोनेंट के तौर पे रिकॉर्ड होगी, लैंड और बिल्डिंग अलग अलग। हम खुदा के वास्ते पेपर में जाके करना भी मत, पेपर में जाके काम। अब बताओ ये चीज़, ये बारीक सी चीज़ याद रहेगी कि हमने जब कॉस्ट मॉडल चलाना है तो हमने अलग अलग दिखाना है। क्यों क्योंकि हमने एक कंपोनेंट को डेप्रिशिएट करना है, दूसरे को नहीं करना। लेकिन जब फेयर वैल्यू मॉडल चलेगा तो वो कहता है जी इसको एक साथ दिखाओ, एक कंपोनेंट के तौर पे दिखाओ, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो बताओ आईपी कितने का, 10,10,000। फिर पक्का जी। फिर मेरे बच्चों ये जी आगे बढ़े। अब बताएं जी, पूरी क्लास का मोमेंटम ना टूट जाता है एक बेगैरत की वजह से। अब मुझे बताएं सर, इसके बाद खरीद तो ली जमीन, अब बताओ साल का एंड आएगा तो क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। क्या एंट्री पास करूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, कितने पे लेके जाना है, 13 लाख पे। लेकिन है कितने पे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 10,10,000 पे। 3 लाख का गेन नहीं होगा मनुष्यों, कितने का, ऐसा। और क्या करूं मैं, फेयर वैल्यू गेन ही गेन कहां जाएगा, कितना, ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ जब आप बैलेंस शीट के ऊपर नॉन करंट एसेट्स दिखा रहे होंगे
तो उसमें आईपी कितने पे दिखाएंगे? 13 लाख पे। और इसकी कोई और वैल्यू दिखाओगे कि अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो क्या होता? नहीं नहीं नहीं, कोई भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे है तो फेयर वैल्यू पे दिखेगी। डन है। अब बताओ ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी, ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। हैं पीएनएल में दिखाएंगे ना, हम क्या बना रहे हैं इस वक्त? बैलेंस शीट। अगर पीएनएल बनाते तो ऊपर वाले में क्या दिखाते? डेप्रिसिएशन। और नीचे वाले में क्या दिखाते? 2,90,000 का इनकम। खत्म। नोट्स में कुछ नहीं दिखाएंगे इस केस में। शाबाश मेरे बच्चों। गेन ओसीआई में नहीं जाएगा मेरा प्यारा बच्चा। कल भी मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन पीएनएल में जाता है, ओसीआई में नहीं जाता। इसको कहीं लिख लो। ठीक है, बात कर लेना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब फेयर वैल्यू मेथड पर यूज़ होती है तो बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल फेयर वैल्यू गेन मिल जाता है, तो उसके बाद में डिस्पोजल वैल्यू क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? उसमें से कौन सी डिस्पोजल वैल्यू? लाइबा बाजी, कौन सी डिस्पोजल वैल्यू? आ रहा है, डिस्पोजल भी आ रहा है, रुक जाओ। उमर मैंने पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट। अगर वो एग्जाम में जर्नल एंट्री मांगेगा तो जर्नल एंट्री देनी है, एग्जाम में वो डिस्क्लोजर मांगेगा तो डिस्क्लोजर देना है उन्हें। अच्छा जी, आगे बढ़े हम। लाइव आपके सवाल का जवाब अगले 10 मिनट के अंदर आ रहा है। अच्छा भाई, एक चीज़ याद रखो, खुदा के बंदो, क्या मैंने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कैलकुलेट करो? कभी मैंने कहा नहीं। हमने किस पे रखना है इसको? फेयर वैल्यू पे रखना है ना। कुछ एसेट्स आप पढ़ोगे ऐसे जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कैरी होंगे, कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो फेयर वैल्यू पे कैरी होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कोई जनरेटर रेंट पे दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? लानत है तुम लोग की जिंदगी में, मर जाओ कहीं डूब के। हाँ जी, एक जनरेटर हमने रेंट पे दिया है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। वेरी गुड, हाँ है सर, है। वेरी गुड, लानती हूँ, शक्ल पे तुम लोग की लानत है। बताया भी है पहले दिन, लैंड और बिल्डिंग है बस, जनरेटर नहीं है। अब बताओ, अगर एक सवाल आ गया पेपर में एमसीक्यूज में, हमने एक जनरेटर रेंट पे दिया है और फेयर वैल्यू पे हम उसको कैरी करना चाह रहे हैं, तो हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे? हमने कहना ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है भाई, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। गलत किया हुआ है बेटा उसने। जो ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट का किसी ने सवाल पूछा, वो किताब में गलत दिया हुआ है, जनरेटर प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा जी, मैमूना क्लास के बाद मेरा बच्चा देखता हूं तुम्हारा मामला। मुझे एक बात बताओ, आपने इवन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे भी कैरी करना है, उसकी फेयर वैल्यू आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स में डिस्क्लोज करनी है। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, मैं क्लास में मुझे एक फीलर आता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे लोगों को देख रहा होता हूँ, मैं जज नहीं करता, लेकिन मुझे फील हो रहा होता है कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा घर जाके देख के आता है, ये बच्चा बगैर देखे क्लास में आ जाता है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है पढ़ाते। ठीक है जी, आप अगर घर जाके चीज़ें नहीं देखोगे, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, मुझसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े हम आगे दोस्त, इतनी सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे बेटा, फिर इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए कर लो, उधर एडमिशन लेने का क्राइटेरिया ये है कि आपकी सांस चल रही हो बस। किसी का भाई बहन है इकरा यूनिवर्सिटी में? अब तो होगा भी तो कोई नहीं बताएगा।
फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर यहाँ है, दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 1.3 मिलियन, बस ख़त्म, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है जी, आगे बढ़ें हम। एनसीए क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स। ये आपको पूरी पूरी निशानी दे रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पहली गो में चीज़ों को नहीं सुनते। ठीक है, डिस्क्लोजर में सिर्फ नोट लिखना है, बिल्कुल बेटा, डिस्क्लोजर में सिर्फ नोट लिखना है। डन है जी, आगे बढ़ो। अब मेरा सवाल है, सुनो, सारी चीज़ें छोड़ दो, अब हम कुछ टेक्निकल चीज़ें देखने जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दिमाग हाजिर रखना, मैं फिर रिपीट कर दूं, अल्लाह के वास्ते दिमाग हाजिर रखना। भाईजान ये जो सूतू, मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा कुछ, ये जो बेचारे स्लो साबुन है, ये स्लो साबुन नहीं है, ये कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अभी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो याद रखनी है, क्योंकि आगे के सारे सवालों में वो इस्तेमाल होंगी। ठीक है जी, मैं आपको 4 रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद हम डिस्पोजल देखते हैं इसका। 4 रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ, दिमाग हाजिर रखना। ठीक है जी, बोर्ड पर देखना प्यारे भाई, बोर्ड पर देखना। मैं लिख रहा हूँ जनाब, रूल्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आईपी का मतलब ये है कैरीड एट, एफवी का मतलब फेयर वैल्यू है। बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीज़ें छोड़। सबसे पहली चीज़, मैंने सर एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी। ठीक है जी, ये बिल्डिंग है मिसाल के तौर पर से PCHS ब्लॉक 2 में। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मैं किराए पे देने के लिए बिल्डिंग खरीदी है। इसको कौन से मॉडल पे रखूं, मेरी मर्जी है, या बिल्डिंग का साइज और पैमाना देख के हम डिसाइड करेंगे कि इसको कॉस्ट पे रखें या फेयर वैल्यू पे? मेरी मर्जी है सर, मेरी मर्जी है। मैंने क्या किया, इसको फेयर वैल्यू पे रख दिया। डन। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी। हमें मज़े आ गए कि बगैर कुछ किए सुकून से घर में लेटे रहो, किराया आता रहेगा और ज़िंदगी मस्त गुजरेगी। तो हमने और एक प्रॉपर्टी खरीद ली। ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ी दूर खरीदी, ये हमने खरीदी सी DHA फेज़ 8 में। ठीक है जी, इसको भी हमने किराए पे चढ़ा दिया। अब बताओ, इसको मैं किस वैल्यू पे कैरी करूं, कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे? मेरी मर्जी है या मेरी मर्जी नहीं है? नहीं, अभी इधर मर्जी नहीं है। जब पहली प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे रख दी तो अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे रखनी पड़ेगी। यानी हमारे पास या तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे चल रही होती हैं, या सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रही होती है। और ये डिसाइड कब होता है? जब आप पहली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस वक्त आप डिसाइड कर लेते हो और फिर कंसिस्टेंटली अपनी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को किस पे कैरी करते हो? फेयर वैल्यू के ऊपर। ऐसा है क्या? मैं इसके लिए ये रूल लिख सकता हूं जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं? अभी आ रहा है, रुक जा बेटा, अभी आ रहा है मेरा प्यारा बच्चा, अभी आ रहा है। हाँ जी, ज़्यादा बड़ा हो गया। क्या लिखा हुआ जी? ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मस्ट बी मेजर्ड यूजिंग वन कंसिस्टेंट मॉडल, आइदर फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। मिक्सिंग ऑफ मॉडल्स इज नॉट अलाउड। ऐसा या फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल। बताओ, हमने डे 1 पे फेयर वैल्यू मॉडल पिक कर लिया तो लिखो, शाबाश, जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। थोड़ा नीचे करें, प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही है? शाबाश। आमतौर पे लोग फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं। क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ती ही जाती है ज़मीन की, कम नहीं होती है। आगे बढ़े हम। बच्चा पूछ रहा ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होते हैं? ब्रोकरेज को कहते हैं। किरण, सारी क्लासेस के बाद मेरा बच्चा फ़ोन करना, अभी नहीं। बढ़े हम आगे। अब आओ प्यारे भाई, केस 2, पॉइंट नंबर 2, बोर्ड पे देखना।
ये हमारा यहाँ पर ये पहला हिस्सा ख़त्म, डन। अब आओ दूसरा रूल, बोर्ड पे देखिएगा। सर मैंने क्या किया, गौर से सुनना। एक प्रॉपर्टी ख़रीदी किस पे, ये मैंने ख़रीदी मिसाल के तौर पर PCHS ब्लॉक 6 में, ठीक है जी। मैंने कहा जी ये प्रॉपर्टी चलेगी किस पे, फेयर वैल्यू। अब बताओ मेरा मॉडल डिटरमिन हो गया, अब आगे की सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे चलेंगी, फेयर वैल्यू पे। ऐसा है। सर मैंने एक और प्रॉपर्टी ख़रीदी, ये मैंने ख़रीदी से हमारे पास गुलशन में, गुलशन में ख़रीदी और इसको भी हमने किस पे रख दिया, फेयर वैल्यू पे। अब बताओ दोनों प्रॉपर्टीज़ में डेप्रिसिएशन का रेट क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जाएं इसमें या हम इस पे डिमिनिशिंग बैलेंस पे जाएं, क्योंकि ये डेप्रिशिएट ही नहीं होगी मनुष्यों, दोनों फेयर वैल्यू पे। अच्छा ओ हाँ, मैं स्ट्रेट लाइन बोलने वाला था, अल्लाह का शुक्र है बच गया है। अब बताओ ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी, हमने खरीदी कहाँ पर, लियारी में। ऐसा, ये हमने कहाँ खरीदी, लियारी में खरीदी। अच्छा जब हमने प्रॉपर्टी खरीद ली तो ब्रोकर को मैंने कहा यार ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी, इसकी वैल्यू कितनी है। उसने कहा आपने कितने में खरीदी है। मैंने कहा मैं तो से 2 करोड़ रुपए में खरीदी है। उसने कहा बस खरीद के ना बैठ जाओ इसको। मैंने कहा क्यों। उसने कहा भाई ये कई प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी। तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने कहा इससे फ़र्क ये पड़ता है अभी इधर खाना जंगी शुरू हो गई ना, तो प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू फिर तुम्हें कोई ब्रोकर कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा। तो मैंने कहा क्या मतलब। उसने कहा इसकी फेयर वैल्यू लॉन्ग टर्म में, यानी आप खरीद के बैठ गए हो ना, आगे कई दिन ऐसे आएंगे ज़िंदगी में कि इसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो रही होगी। तो मैंने कहा फिर मैं इसको कैरी कैसे करूँगा। उसने कहा बस यही तो मसला है, लियारी में लोग घर खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है, बाद में उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो भैया इसकी फेयर वैल्यू आगे डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होगा, पहले से बता दूं, नामुमकिनात में से है। अब बताओ मैंने ये प्रॉपर्टी जो से 200 रुपयों में ख़रीदी है, ये इस प्रॉपर्टी की क्या है, कॉस्ट है। अब इसकी फेयर वैल्यू लॉन्ग रन में यानी कंसिस्टेंट बेसिस पे पता, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया अब आप इसको फेयर वैल्यू पे कैरी नहीं कर सकते। अब आपने इसको किस पे कैरी करना है। तो मैंने कहा मेरी तो पिछली वाली प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे, आपने तो कहा था एक मॉडल होना चाहिए, मिक्सिंग अलाउड ही नहीं है। उसने कहा हाँ यहाँ तुम्हारी मजबूरी है, यहाँ क्या है, मजबूरी है। तो अब इसको आपने किस पे कैरी करना है। तो इसका मतलब है आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हो और एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जिसकी कंसिस्टेंट बेसिस पे फेयर वैल्यू डिटरमिन करना पॉसिबल ना हो, तो फिर आप उसको किस पे कैरी करोगे, कॉस्ट पे। अब हमने कहा जी इसकी कॉस्ट है 200 और हमने कहा जी इसकी लाइफ है मिसाल के तौर पे 10 साल और इसकी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू जब ये ख़त्म होगा वो होगी जी 25 रुपये। अब बताओ इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। 200 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा स्टैंडर्ड आया। उसने कहा रुको ये क्या 25 कहाँ से आया। मैंने कहा मेरा अंदाज़ा है कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू 25 होगी। उसने कहा मनुष्य तू अभी कह रहा था कि तुझे कल की फेयर वैल्यू नहीं पता, तो तूने 10 साल आगे की कैसे निकाल ली। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा तुमने ये कहा ना कि फेयर वैल्यू पता नहीं चल सकती, तो तुम्हारे अभी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है, अगले सालों में पता नहीं चलेगी। मनुष्य तूने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि 10 साल बाद इस एसेट की वैल्यू 25 रुपये होगी। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहा है तू। उसने कहा इसको हमेशा क्या अज्यूम करना है, 0 अज्यूम करना है। कब, जब हमने एक प्रॉपर्टी को खरीदा हो और उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल, तब रेजिडुअल वैल्यू 0 रखनी है, आम हालात में नहीं। कब 0 रखनी है, जब आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी फेयर वैल्यू कंसिस्टेंट बेसिस पे पता नहीं चलेगी। स्टैंड कह रहा है जब तुम्हें अगले सालों की फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही है मनुष्य, तो 10 साल बाद वाली कैसे निकाल ली तुम्हें किससे पता है कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू 25 होगी। मैंने कहा अंदाजा लगा। उसने कहा अंदाजा ही तो नहीं लगाना, नहीं गलत अंदाजा लगाया। तुम ये कह रहे हो कि मैं आगे फेयर वैल्यू मुझे किसी भी साल में पता नहीं चल रही है, बस इंशाल्लाह आखिरी साल में फरिश्ता आएगा बता के चला जाएगा, नहीं होगा। अब बताओ इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या रखनी है हमने। तो इसको डेप्रिशिएट हमने कैसे करना है, आपने इसको डेप्रिशिएट करना है 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब याद रखना कि हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हों, एक प्रॉपर्टी ऐसी आ जाए जिसकी फेयर वैल्यू लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंसिस्टेंट बेसिस पे हर साल मालूम
ना हो सकती हो, आपको पता हो कि मुश्किल से फेयर वैल्यू मालूम होगी, तो स्टैंड कहता है इसको किस पे कैरी करो, कॉस्ट पे कैरी करो, लेकिन कॉस्ट पे कैरी करते हुए इसको डेप्रिशिएट भी करो, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू क्या रखो, ज़ीरो रखो, ऐसा है। अच्छा अब सुनना, बाद में कुछ टाइम बाद जब हमने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, इसको डेप्रिशिएट करते रहे, एक दिन एक अच्छी हुकूमत आ गई, आर्मी ने डंडा उठाया, लियारी की भी सफाई कर दी, साफ़ हो गया लियारी, ठीक है जी। मैं आपको वाकई बताऊं, कुछ क्रेडिट हमें देना पड़ेगा अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। कराची वाज नॉट लाइक दिस जो तुम आज देख रहे हो। 2007 में तुम कराची में निकल तो जाओ कहीं बाहर, ठीक है जी, हर तरफ जो है ना वो बैरियर्स लगे हुए होते थे, एक पूरा खाना जंगी बनी हुई थी इधर, एक तरफ MQM था, एक तरफ अमन कमेटी थी, दरमियान में लोग थे। अब ना अमन कमेटी है ना MQM है। MQM की खैर प्रेजेंस कराची में इसलिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ होना चाहिए कि एक पार्टी कराची की अपनी लोकल हो, लेकिन उसमें ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये मारने मोड़ने वाला। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, हालात अच्छे हो गए, अब फेयर वैल्यू पता चल रही है, अब जब ब्रोकर को बुला रहा हूँ कहते हैं जब फेयर वैल्यू मालूम करनी है मालूम हो जाएगी, अब बताओ क्या करूँ? नहीं, अब फेयर वैल्यू पे नहीं आ सकते, अब फेयर वैल्यू पे अब इसको इसी तरह चलाना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये बिक ना जाए या ख़त्म ना हो जाए। सर ये तो बेईमानी है, जब फेयर वैल्यू पता चल गई तो फेयर वैल्यू पे जाने दे। स्टैंडर्ड कह रहा है ऐसे हर बंदा आके एक व्यू लेगा कि मुझे इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही है, जिस साल लॉस होना होगा क्या कहेगा वो, फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है। फिर जिस साल फायदा होना होगा वो कहेगा वो फेयर वैल्यू आ गई। नहीं, स्टैंडर्ड ने कहा एक दफ़ा जब तुम चले गए ना कॉस्ट मॉडल पे, अब फेयर वैल्यू मॉडल पे इस केस में मैंने आपको क्या ये कहा कि कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे कभी भी नहीं आ सकते? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, एक प्रॉपर्टी जो आपने मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे रखी हो और बाद में उसकी फेयर वैल्यू मालूम होना शुरू हो जाए, हम उसको फेयर वैल्यू पे दोबारा नहीं लाएंगे। इतना बड़ा जो थोबड़ा सर है तुम्हारा, क्या उसमें छोटी सी बात फिट हो सकती है? ये कब आपने करना है, रेजुलर जीरो कब अज्यूम करनी है? जब मजबूरन हमें फेयर वैल्यू ना पता चल रही हो और हमने कॉस्ट मॉडल पे रखा हो, ऐसा ये बात समझ आती है। और अब इस मजबूरी वाली प्रॉपर्टी की बाद में फेयर वैल्यू पता चल भी जाए तो आपने इसको फेयर वैल्यू पे दोबारा नहीं लाना है, ऐसा। अब इसको लिख लो, सब्र करो। जी मेरा बच्चा, आगे हम देखते हैं, आइए सेट अप्लाई करेंगे, हम आ सकते हैं, ठीक है जी। आगे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, माशाल्लाह जिस तरह का तुम लोग का दिमाग है, मुझे कम से कम 3-3 घंटे की हफ्ते में 12 क्लासें चाहिए। अदा कर रहा हूँ, आगे बढ़ो। ये कह रहे जी फेयर वैल्यू एक्सेप्शन, व्हेन फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, एक रेयर केस है। रेयर केस का मतलब आजकल की दुनिया में ऐसी बिल्डिंग ढूंढना जिसकी फेयर वैल्यू मालूम ना हो सके ना, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? हर इलाके में ब्रोकर्स बैठे होते हैं, हर इलाके में आराम से फेयर वैल्यू पता चल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, Liari property was determined to be at fair value, but since we don't know the fair value and we won't be able to determine the fair value in long run, तो हम इसको किस पे रखेंगे? कॉस्ट पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं एंटिटी adopts the fair value model but encounters a property whose fair value cannot be reliably measured from the outset and is not expected to be measurable in the foreseeable future. What is meant by foreseeable future? अगले 1-1.5 साल तक हमें लग रहा है कि कोई फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकेगी, ये फोर्सिबल फ्यूचर होता है, ठीक है जी। तो स्टैंड कहते हैं आप इसको किस पे कैरी करना शुरू कर दो, द प्रॉपर्टी इज मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल, इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ विद nil residual value, even if fair value becomes measurable later, the property continues under cost model, no switch allowed। ऐसा है, अब फेयर वैल्यू पे वापस नहीं जा सकते, ऐसा जी। हाँ जी, जी मेरा बच्चा,
हाँ अच्छा, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आ रही होंगी वो किस पे जाएंगी? वो फेयर वैल्यू पे ही जाएंगी, क्योंकि हमारा बेस मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू। आमतौर पे बेटा फोर्सिबल फ्यूचर का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है, लेकिन इस तरह के केसेस में फोर्सिबल फ्यूचर का मतलब होता है 2-2.5 साल। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है? मैं अभी उठा हूँ, वापस से सो जाओ। आप 4 पेपर वालों के लिए क्या एडवाइस देंगे? वो पढ़ें, यही एडवाइस है और क्या है। बट दिन का जो काम जमा होता जा रहा है वो करते जाओ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो कभी भी ज़िंदगी में ट्राई नहीं करना। मेरे ना हमारे सीए में ना मॉड्यूल्स होते थे। मॉड्यूल ए 3 पेपर होते थे, उसमें एक में भी फेल, सब में फेल। अब वो पास करके आगे आते थे। मॉड्यूल बी, उसमें भी 3 पेपर होते थे। मॉड्यूल सी, उसमें भी 3 पेपर होते। अच्छा, एक अगर आपका 45 प्लस पे फेल हो गया ना, एक पेपर खाली, तो आपको सिर्फ वो पेपर ही देना होता। 2 फेल हो गया 45 प्लस पे, गया पूरा मॉड्यूल। तो मैंने ए पास किया, बी पास किया, सी में आके ना मेरा एक पेपर 45-46 मार्क्स के आसपास रुक गया। तो अब मुझे वो पेपर भी देना है और अगला मॉड्यूल भी देना। अगले मॉड्यूल में थे 4 पेपर, तो मेरे टोटल पेपर कितने हो गए? 5। तो मैंने आखिरी वाला जो मॉड्यूल है वो, उसमें 5 पेपर एक गो में पास किए थे, लेकिन उन 5 पेपरों के लिए मैंने सिर्फ आखिरी का 2 महीना पढ़ा था। आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना। मेरे यकीन करो पास हो गए, लेकिन मैं खून के आंसू रो गया उसके अंदर, इतनी बुरी हालत हो गई मेरी। शुरू से पढ़ो, बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद नहीं करता था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत सारी चीज़ों में मेरी तकलीद नहीं करना, मुझे फॉलो नहीं करना बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ों में आपको बता रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई की बात हम करेंगे आपस में, वो आपने फॉलो करनी है। बाकी मैं थोड़ा ख़तरनाक आदमी हूँ, तो हाँ मैं आपको वाकई बताऊँ, मैं ज़िंदगी में बहुत ऐसे काम किए जो आम लोग नहीं कर सकते, तो डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है जी। मैं लेक्चर कहाँ से लिए? मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा। मैंने पूरा कैफ, क्लास में आता तो था लेकिन समझ कुछ नहीं आता। मुझे किसी बंदे से पढ़ने में ना हमेशा कोफ्त होती, किताब से पढ़ लेता हूँ मैं लोगों के नोट से पढ़ा। आ गया हो मेरे प्यारे भाई, मैं फिर बोल लूँ भाई, मुझे बहुत सारी चीज़ों में फॉलो नहीं करना, अल्लाह के वास्ते। मैंने आपको बता दिया, आपने पढ़ाई करनी है, शुरू से करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। सर बोर्ड पे देखिएगा, तीसरी चीज़, एक बात बताएं, एक प्रॉपर्टी हमने ली, गौर से सुनना, ये प्रॉपर्टी हमने ली गुलशन में, और हमने इसको रख दिया फेयर वैल्यू पे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कोई मसला नहीं। ये गुलशन के बराबर में जौहर है, इधर हमने अपनी एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाना शुरू की अभी। हमारा इरादा ये कि जैसी कंप्लीट होगी इसको हम क्या करेंगे? रेंट पे चढ़ा देंगे। तो बताओ ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? हाँ ना, चलो भाई अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना। अब बताओ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू पता चल सकती है? कहां रहते हो यार? ये जो तुम बिल्डिंगें बनते हुए देख रहे हो, इसमें फ्लैट नहीं बिक रहे होते? बिक रहे होते हैं ना, तो वो क्या मतलब खोपड़ी में से वो निकालते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू बता दो बाबा, क्या है? नहीं पता होती है ना फेयर वैल्यू। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की भी फेयर वैल्यू पता चलती। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला करो, आसपास की चीजें देखा करो, जवाब मिल जाया करेगा। क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू पता चल सकती है? हाँ सर, आमतौर पे आप देखें जो बिल्डिंग्स बन भी रही होती हैं उसके भी अपार्टमेंट बिक रहे होते हैं, तो इसका मतलब है अपार्टमेंट बिक रहे हैं तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू मालूम की जा सकती है। इवन एक बिल्डिंग जो अभी बनना भी शुरू नहीं हुई है, लोग तो उसकी भी फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा है या नहीं है? आपने देखा होगा ना, अक्सर वो कहते हैं जी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई, एक फ्लैट जो है वो 5 करोड़ का। ऐसा है या नहीं है? और लोग जाके क्या करते हैं, हमारे ये मैं यहाँ रहता हूँ PCHS, ये ब्लॉक 2 के अंदर, ये खालिद बिन वलीद रोड पे, यहाँ अगर आज कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाए ना, उसके बनाने से पहले बिल्डिंग बिक जाएगी, इतनी डिमांड है इधर। वो ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले क्या कर सकता है? बिल्डिंग बेच सकता है। अब उसने कहा जी मैं इधर बनाऊंगा जी कोई हाई राइज, कोई 14 फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा,
अज्यूम करो उसने बनाना शुरू कर दी, आधी पौनी बन गई, क्या उसकी फेयर वैल्यू मालूम की जा सकती है? हाँ। लेकिन वो कहता है जनाब बाज़ औक़ात अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती है। वो किसी ऐसे इलाके में होगी, किसी ऐसी जगह होगी जहाँ मुकम्मल प्रॉपर्टी की तो फेयर वैल्यू पता चल सकती है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन की नहीं पता चल सकती। स्टैंडर्ड कह रहा है ऐसा हो सकता है, यानी आम हालात में नहीं होता। अगर हो सकता है तो फिर क्या करें? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को क्या करें? किस पे कैरी करें? कॉस्ट पे कैरी करें, और इसको डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन है डिमिनिशिंग बैलेंस। क्यों नहीं होगा सर? जब बनेगी, काम यूज होना शुरू होगी, तब डेप्रिशिएट होगी ना भाई। अभी तो ये इनकम्प्लीट स्टेज पर है। इसको हम क्या कहते हैं? CWIP, ऐसा, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। का क्या मतलब है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हो? डेप्रिशिएट कब होना शुरू होती है एक चीज? वो कंप्लीट हो जाती है, बन के यूज होना शुरू हो जाती है। तो आप इसको कॉस्ट पे कैरी करें, फिर क्या होगा? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक टाइम पे आके क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी तो क्या मैं इसको फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? वो कहता है भाई नहीं पता चल रहा था दरमियान में, तो आप अच्छा अब देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पता है अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज क्या पढ़ी थी कि एक प्रॉपर्टी थी, वो कॉस्ट मॉडल पे हमने मजबूरी में उठाई, उसकी फेयर वैल्यू लंबे टाइम तक पता नहीं चलनी थी, तो हमने उसको किस पे कैरी करना शुरू कर दिया? कॉस्ट पे, ऐसा है। और फिर बाद में जब फेयर वैल्यू पता भी चली तो हम उसको फेयर वैल्यू पे वापस नहीं ला सकते। सर वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं थी, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी थी। उसमें लोग बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन यहां बेईमानी नहीं हो सकती। स्टैंड कहता है जनाब अगर इनकम्प्लीट है, फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, कोई टेंशन नहीं, आप इसको कॉस्ट पे रखो। क्यों? ना इससे डेप्रिसिएशन बुक होगी, ना कोई गेन और लॉस आएगा, आप इसको रखें। जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर आप फेयर वैल्यू पे ले जाएं। तो यहां पर कंप्लीट होने के बाद आप फेयर वैल्यू पे जा सकते हो। अब एक सवाल आता है पेपर में कि जी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, वो कॉस्ट मॉडल पे कैरी हो रही है बिकॉज फेयर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल एंड कंपनी जनरली फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। बताएं क्या करें? इसको फेयर वैल्यू कंप्लीट होने पे फेयर वैल्यू पे लेके जा सकते हैं, कंप्लीट होने पे फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जा सकते। आप कहते हैं हाँ सर ने बताया था नहीं लेके जा सकते, टाक बार है तेरे भाई का MCQ ये वाला सही, गधे हो तुम। अब याद रखना है कब फेयर वैल्यू पे आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते। अगर एक कंप्लीट प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी फेयर वैल्यू आपको लगता है लंबे टाइम तक डिटरमिन नहीं हो सकेगी, उसको फिर कॉस्ट पे रखो, फेयर वैल्यू भी नहीं ला सकते। एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रखना, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पता चलना शुरू हो जाए, ठीक है जी। अच्छा अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही फेयर वैल्यू पता चलना शुरू हो जाए, आप ले जाएं फेयर वैल्यू पे, कंप्लीट होने के बाद पता चल जाए, आप ले जाएं फेयर वैल्यू पे, इसमें मसला नहीं है। ऐसा है। अब मैं ये आपके सामने रख रहा हूं सर, यहां पे आप लिखेंगे इसको। आज से 10 साल पहले IAS 40 मना करता था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखना ही नहीं। किस पे रखो? कॉस्ट पे रखो, जब कंप्लीट हो जाए तब फेयर वैल्यू पे ले जाओ। तो फिर स्टैंडर्ड को अपडेट किया गया कि भाई अब तो फेयर वैल्यू आराम से मालूम हो सकती है। अब क्या लिखा है जी? व्हेन फेयर वैल्यू मॉडल इज अप्लाइड, ऑल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन शुड ऑल्सो बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। If the fair value cannot be measured reliably during construction, carried at cost temporarily, फिर switch to fair value once it becomes reliably measurable, usually on completion. कॉपी करो इसको, शाबाश। ये प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही होंगी, अब आ रही है जी, कॉपी कर लो इसको, शाबाश। बिल्कुल अजीम सही कहा आपने, और रामीन आपने भी सही कहा बेटा। रट्टा नहीं लगा, सिर्फ अब्दुल्ला एक दो दफ़ा पढ़ लेना उसको बस। कितने लोगों ने IAS 41 के लेक्चर्स टाइम मिला देखे उठा के, समझ आ रहा है उसमें? चलो वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है बिल्डिंग बनी नहीं है तो रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो? भाई उस पर जो बजरी सीमेंट लग रही है, सरिया लग रहा है, उसकी एंट्री नहीं पास होगी हैं? बिल्डिंग CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट,
यार ये फ़ी से रिलेटेड मैटर्स मेरा प्यारा बच्चा मैं नहीं देखता। थैंक यू फैज़ान। मैं बाखुदा आपको बताऊं, मैं कसम खाने को तैयार हूं, मुझे भी नहीं पता हमारी फ़ी है कितनी, ये नहीं पता मुझे। अच्छा जी, आगे बढ़े हम दोस्त। अब बताओ, ये रूल सारे समझ आ गए। अब बताएं जी चौथा रूल। एक बात बताएं, आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे चल रही है, ठीक है जी। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, गौर तो सुनना प्यारे भाई, ये आपने ख़रीदी 2000 से 21 में, आपने ख़रीदी से 100 रुपये में, आपने कहा जी मैं इसको फेयर वैल्यू पे रखूँगा, डन। 2022 आया, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 120, इसको 120 पे ले जाएंगे हम, ऐसा। 2022 है, 2023 आया, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 150, इसको 150 पे ले गया मैं। 2024 आया, मुल्क में जंग शुरू हो गई, अब इसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, अब क्या करूं? कॉस्ट पे ले जाएं? नहीं सर, स्टैंडर्ड कहता है आखिरी जो फेयर वैल्यू है, आखिरी जो डिटरमिन की थी आपने, यानी 150 रुपये, इसी पे इसको कैरी करें टिल द टाइम कि इसकी फेयर वैल्यू दोबारा पता चलना शुरू हो जाए। आप इसको आप कॉस्ट मॉडल पे लेके नहीं जा सकते, ऐसा। ये भी लिख लो। मैं कर देता हूं। शाबाश जी, शुरू हो जाए। हैं? सेकंड वाले पॉइंट में क्या था हमारे पास? सेकंड वाले पॉइंट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, फेयर वैल्यू पे चल रही थी सारी प्रॉपर्टी, एक नई खरीदी, पुरानी नहीं थी। क्या की? एक नई खरीदी, वो अब फेयर वैल्यू पे नहीं जा सकती, ठीक है जी। आपने उसको कॉस्ट पे कैरी करना है, और फिर जब फेयर वैल्यू पता भी चल जाएगी, उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाओ। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे चल रही थी, ऐसा है। कंप्लीट कर लो उसको बेटा, अर्जुमन को मसला नहीं है। लास्ट पॉइंट और एक्सेप्शन में कंफ्यूजन है, उर्दू जुबान में बता रहा हूँ। आपकी सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे हैं, एक नई प्रॉपर्टी खरीदी, उस नई प्रॉपर्टी को हमने कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं रखा था, उसकी फेयर वैल्यू पता ही नहीं चल रही है, तो उसको किस पे चलाना है आपने? कॉस्ट मॉडल पे चलाना है। एक प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हो, रोज उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाते हो, अब उसकी फेयर वैल्यू आना बंद हो गई, ये नई बिल्डिंग नहीं है, तो स्टैंड कहता है कि तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे चल रही है, इसको आप कॉस्ट मॉडल पे नहीं ला सकते, इसको किस पे कैरी करना है? पुरानी फेयर वैल्यू पे रख के छोड़ दो इसको, ऐसा। क्लियर हो गया उमर? बोर्ड में लिखना मेरे बच्चों, चेंज इन यूज का मतलब क्या है। आपको पता है प्रॉपर्टीज आपके पास कितने कैटेगरीज में हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज आपके पास इन्वेंट्री के तौर पे भी हो सकती है ना। कैसे? कैसे? बेचने के लिए ली हमने, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म में बेचने के लिए। फिर प्रॉपर्टी आपके पास अगर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या है वो? अच्छा, पीपी को जो है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या मतलब? ओनर उसको खुद ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं और ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है जी? आईपी के तौर पे भी हो सकती है, ऐसा। प्रॉपर्टी तीनों जगह पे आ सकती है। अच्छा, और भी जगहों पे भी आ सकती है, लेकिन चूंकि वो स्टैंडर्ड ना आपने अभी तक पढ़े हैं तो हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी जो है ना, वो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में भी आ सकती है, लेकिन वो चूंकि आप लोगों आपके कोर्स में नहीं है वो स्टैंडर्ड, तो हमारे सामने कैटेगरीज कितनी है? सिर्फ 3। अगर आपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए ली है शॉर्ट टर्म में, ये क्या है जी? इन्वेंट्री। खुद इस्तेमाल करने के लिए लिया, पीपी। किसी दूसरे को किराए पे देने के लिए लिया, आईपी। खत्म। अब गौर से सुनना, हम एक प्रॉपर्टी पिक करते हैं, अच्छे तरीके से सुनना सर। मैंने एक प्रॉपर्टी अक्वायर की 1 जनवरी को। क्या की मैंने? अक्वायर करने का मतलब मैंने खरीदी। मैंने इरादा यह था कि इसको थोड़ा सा बनाऊं के खुद घुस जाऊंगा, इसके अंदर रहना शुरू कर दूंगा, अपना ऑफिस चलाऊंगा, कॉलेज चलाऊंगा। क्या है ये पीपी है। थोड़े टाइम तक ये तैयार हो गई, डेट आ गई थी जी 1 अप्रैल, ठीक है जी। क्या आ गई थी? 1 अप्रैल।
मैंने इसको ऑक्युपाई कर लिया। ऐसा जब आपने ऑक्युपाई किया तो अब भी क्या है, ये खरीदा था, इरादा भी किया था, तब भी ये पीपी है। अब तो घुस गए हो अंदर, अब क्या बन चुकी है, कंफर्म पीपी बन चुकी है। ऐसा थोड़े टाइम हम और आगे गए, ठीक है जी, गौर सुनना। और हमने क्या किया, इसको खाली किया नहीं, बल्कि हमने पहले क्या किया, डिसाइड किया कि इसको हम क्या कर देते हैं, डिसाइड टू रेंट आउट। डिसाइड, हाँ, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, अभी बैठे हैं हम प्रॉपर्टी के अंदर, सोच रहे हैं यार इसको रेंट आउट कर देते हैं। स्टैंडर्ड कहता है ये अभी भी क्या है, पीपीए। क्यों, तो खुद इस्तेमाल कर रहा है भाई, इसको सोचने से कुछ भी नहीं होता। ऐसा है, हेलो, चलो जी। अब हमने इसको डिसाइड किया, ये हमारे पास से पहली मई है, क्या ये आईपी बन गया, नहीं, अभी भी क्या है ये। थोड़े टाइम बाद हमने वाकई इसको क्या कर दिया, खाली कर दिया, विकेट कर दिया। ये आ गया हमारे पास पहली जून या पहली जुलाई, खाली कर दिया हमने कहा आपको किराएदार मिलेगा तो किराए पे दे देंगे। अच्छा, अब स्टैंडर्ड आपसे कह रहा है यार तुम तो वाकई बहुत सीरियस आदमी हो यार, तुम तो बाहर निकल गए प्रॉपर्टी से, इट शोज कि तुम वाकई इसको क्या करने जा रहे हो। तो हम इसी दिन से इसको क्या काउंट कर लेते हैं, आईपी काउंट कर लेते हैं। ऐसा क्योंकि तुम तो बहुत सीरियस हो, तुमने खाली कर दी जगह, तुम खुद बैठ के ये सोच रहे होते तो हम ये बात नहीं मानते। तो बताएं हम पीपी से आईपी में कब आते हैं, जब हमने इसको क्या करना होता है, वेकेट विद द इंटेंशन टू, आ रहा है बेटा सारा, जॉइंट यूज प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है। ऐसा अब सुनना जरा आगे दोस्त, गौर से सुनो। फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद हमारे किराएदार आ गए, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको रेंट आउट कर दिया, फिजिकली रेंट आउट कर दिया। ये हमारे पास है 1 सितंबर, डन है जी। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद हमने किराएदारों को कहा यार निकलो बाहर भाई, ठीक है जी। हमने इसको दोबारा वेकेंट करवाया 1 नवंबर को, दोबारा इसको हमने क्या कर दिया, विकेट। अब हम कह रहे हैं हम इसमें घुसना चाह रहे हैं खुद, स्टैंड कह रहे हैं नहीं, क्या पता तुम इसको रेंट आउट कर दो, अभी तक घुसे तो नहीं हो ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये अब भी क्या है जनाब, आईपी है। अब क्या हुआ, मैंने इस पर 1 दिसंबर को डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। ये क्या होते हैं, मैंने चीज़ें सही करना शुरू कर दी, कलर कराना शुरू कर दिया, चूना उन्हें लगाना शुरू कर दिया, ठीक है जी, चीज़ों को जो है वो लाइनअप करना शुरू कर दिया अपने हिसाब से। और मैंने ऑडिटर को कहा देखो सीरियस हूँ, बना रहा हूँ इसको, खुद घुसना है मैंने। अब स्टैंडर्ड कहता है जनाब चूंकि आपने डेवलपमेंटल स्टेप्स ऐसे लेना शुरू कर दिए जिससे ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हो रही है कि यू आर डैम सीरियस अबाउट इट, आप इसको खुद ऑक्युपाई करोगे, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर रहे हो, तो आप इसी दिन इसको क्या बना दो, पीपी बना दो। ऐसा फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद हमने इसको से 18 दिसंबर को हमने इसको क्या किया, री ऑक्युपाई कर लिया। अब बताओ हम री ऑक्यूपेशन वाले दिन इसको पीपी बनाए या जिस दिन डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। स्टैंड कहता है जिस दिन आपने ऐसे डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू कर दिए जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि आप इसको अपने लिए सेटअप कर रहे हो, तो उसी दिन इसको क्या बना दो, पीपी। अब बताओ जी हम आईपी से पीपी में कब जाते हैं सर, जब हम क्या करते हैं, एक वेकेंट प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लेना शुरू कर देते हैं, डेवलपमेंटल स्टेप्स। ऐसा तो हम क्या कहेंगे, इसको किस में ले आएंगे हम इसको दोबारा, पीपी में। ऐसा है। अब बताओ जी पीपी से आईपी में आने के लिए सिर्फ खाली करना, और आईपी से दोबारा पीपी में जाने के लिए सिर्फ खाली करना नहीं बल्कि ये लिखो, शाबाश। चलो जी आ गया यार, इस बच्चे को भी हम छोड़ देंगे लेकिन थोड़ा सा डंडा दे के छोड़ेंगे स्टूडेंट। अब बताओ जी हम किस पे जा रहे हैं, व्हाट इफ हम प्रॉपर्टी वेकेंट कर दें लेकिन बट कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए छोड़ दें। एक चीज़ याद रखो, आपने प्रॉपर्टी वेकेंट कर दी इस नियत से कि मैं, अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है, हम अपने घर से बाहर निकले, हमने कहा वॉशरूम बनवा के दोबारा घुस जाएंगे, ये आईपी या पीपी है, ये पीपी है बीबी। क्यों? क्योंकि आपने खुद दोबारा घुसना है उसके अंदर। ऐसा अब एक बात बताओ कि हम प्रॉपर्टी से बाहर निकले हैं, किराए पे ही दिया ना बेटा,
अच्छा एक चीज़ सुनो, क्या किराया एक 5 लाख महीने वाली घर का किराया 4 लाख हो सकता है? हाँ, 3 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आपने अपना घर किसी को दे दिया ना रहने के लिए, इट विल बी काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्यों? आपने उसको किराए पे दिया, किराया कितना है? 0। रिश्तेदारों को तो बेटा चीज़ आपने दे दी तो गई। फिर वो एक तारिक मसूद साहब का मैं उस दिन एक वो देख रहा था, कोई बंदा उनको कहता है मैंने अपने ससुराल में किसी को कर्ज दिया, वो कहते हैं वहीं रुक जाओ, डूब गए पैसे हैं, खत्म हो गए पैसे, अब नहीं आने। अच्छा जी, इन्वेंट्री का तो हमें पता है ना। अब बोर्ड पे देखिएगा, इन्वेंट्री एंड आईपी का रिलेशनशिप हम देखते हैं। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर ये मेरे पास 1 जनवरी है, मैंने एक प्रॉपर्टी अक्वायर की इस नीयत से कि मैं इसको बेच दूंगा, थोड़े पैसे बनेंगे तो। और मैंने क्या किया, ब्रोकर्स को बुलाया, मैंने कहा ब्रोकर भाई ये बेचना है, कोई गाहक ढूंढो, ये बेचना है हमने। ऐसा किस नीयत से खरीदी है? ये बेचने की नीयत से। तो ये डे 1 से क्या है? इन्वेंट्री है। थोड़े टाइम बाद हम थक गए, कोई कस्टमर नहीं आया खरीदने के लिए। हमने डिसाइड किया, अच्छा प्रॉपर्टी जब हमने खरीदी होगी बेचने के लिए तो उसमें हम खुद घुस गए होंगे ना? नहीं बेटा, आप खुद घुस गए तो फिर ये पीपी बन गई। इन्वेंट्री वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? खाली, ये पड़ी हुई बेचने के लिए रखी है। अब बताओ जी, 1 जनवरी के बाद आया 1 फेब, हमने इस दिन डिसाइड किया, डिसाइड टू रेंट आउट। हमने कहा जी डिसाइड कर लेते हैं इसको रेंट आउट करने के लिए। अब क्या करें, इसको क्या बना दें हम? आईपी बना दें? हैं, हमने भी डिसाइड किया कि हम इसको रेंट आउट कर रहे हैं। नहीं सर, ये पहले भी खाली थी, अब भी खाली है, तो आपकी सिर्फ नीयत चेंज होने से काम नहीं बनेगा। अब क्या हुआ, ये थोड़े टाइम बाद हमने क्या किया, 1 मार्च को रेंट आउट कर दी। ऐसा ये हो गई जी रेंट आउट। अब जब रेंट आउट हो गई तो ये क्या बन गई? अब बताओ, इन्वेंट्री से आईपी में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट आउट करना पड़ेगा। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अब मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड में देखना, फिर क्या हुआ? रेंट आउट करने के बाद कुछ टाइम चलते रहे, रोज घर में जो है वो शोर लगा होता था। हमने कहा निकालो इन बगैरतों को यार, जिंदगी हराम कर दी इन्होंने, रोज शोर लगा होता है। तो हमने क्या किया, 1 जुलाई को क्या करा दिया, इसको विकेट करा दिया, खाली करा दिया, निकलो। हमने कहा यार तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब बताओ इस दिन क्या ये इन्वेंट्री बन जाएगी दोबारा? नहीं सर, हमने वेकेंट किया इसीलिए, इसको विकेट खाली इसीलिए किया कि हम इसको रेंट आउट करने की जगह बेचना चाह रहे हैं। स्टैंड कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये अब भी क्या है, खाली है, लेकिन आप इसको रेंट आउट भी तो कर सकते हो। अब हमने क्या किया, थोड़े टाइम बाद 1 सितंबर को डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू किए। किस चीज के लिए? टू सेल इट। कैसे डेवलपमेंटल स्टेप्स का मतलब क्या है? मैंने इसको साफ सुथरा करना शुरू किया, ब्रोकर्स को कहा अब रेंट पे नहीं देना, अब क्या करना है, बेचना है। आपने वो स्टेप्स लिए जिससे ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि आप इसको क्या करना चाह रहे हो। स्टैंड कह रहा है बस ये इनफ है हमारे लिए, इस दिन इसको क्या बना दो। और फिर एक पॉइंट पे आके आप इसको क्या करोगे, सॉरी इस दिन इसको क्या बना दो, इन्वेंट्री। ऐसा, और आगे आप इसको क्या करोगे, सेल आउट कर दोगे इसको। ऐसा होगा ना, बेचना चाह रहे हो आप। अब बताओ इन्वेंट्री से आईपी में कब आते हो? इन्वेंट्री भी खाली पड़ी हुई है, आईपी में आने के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिकली रेंट आउट करना। और अब बताओ आईपी से दोबारा इन्वेंट्री में जाने के लिए खाली भी करो और डेवलपमेंटल स्टेप्स भी लो। जब ये दोनों चीजें तुम ले लोगे तो स्टैंड कहता है दिस इज इनफ एविडेंस कि आप अपनी इंटेंशन को जस्टिफाई कर सकते हो कि वाकई मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं। अब बताओ हमारे पास 4 ट्रिगर्स हैं। पीपी से आईपी में कब आते हो? एक प्रॉपर्टी में मैं घुसा हुआ हूं, बाहर निकल आया इस नियत से कि मैंने इसको क्या करना है, रेंट आउट करना है। ये बाहर निकलना ही बहुत है हमारे लिए, तो पीपी से आईपी में आ जाएंगे हम। अब एक आईपी है, किराएदार घुसे हुए, उनको बाहर निकाल के मैं खुद घुसना चाह रहा हूं। उनको बाहर निकाल भी दोगे तो ये आईपी पीपी नहीं बनेगी, क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना। इसका मतलब है आईपी से बाहर निकलने के लिए खाली विकेट कराना जरूरी नहीं है, बल्कि डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू करना है। पीपी से आईपी में आने के लिए खाली बाहर निकलना ही इनफ है।
मैं प्रॉपर्टी में घुसा हुआ हूं, मैं बाहर निकल गया, आईपी बन गई। अगर ये नियत है कि मैं इसको रेंट आउट करना चाह रहा हूं और किराएदार गुस्से में, खाली करा देने पे ये पीपी नहीं बनेगा, बल्कि आपने डेवलपमेंटल स्टेप्स लिया या रीऑक्युपाई कर लिया, विच एवर इज अर्लियर, ऐसा। फिर सर इन्वेंट्री बेचने के लिए ली है, खाली पड़ी होगी, खाली प्रॉपर्टी बेचने के लिए ली है, अब मेरी नीयत तब्दील हो गई है। स्टैंड कहते हैं नीयत तब्दील होने से अकाउंटिंग तब्दील। अब मैंने इसको अगर प्रैक्टिकली रेंट आउट कर दिया तो ये आईपी बनेगा। अब आईपी से बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ उसको खाली कराओ, बल्कि अब दोनों जगह पे आपने एक चीज कॉमन पढ़ ली, जब भी आईपी से बाहर निकलना है, किराएदारों को भी निकालना है और डेवलपमेंटल स्टेप्स भी लेने, चाहे आप पीपी में जाना चाह रहे हो, चाहे आप इन्वेंट्री में जाना चाह रहे हो, ऐसा है। अब बताओ एंट्री का पॉइंट क्या है आईपी में आने के लिए? पीपी से आईपी में आना है, एंट्री पॉइंट क्या है? खाली करवा दो घर। और सर इन्वेंट्री से अगर आईपी में आना है तो रेंट आउट कर दो, ऐसा। यानी आपके पास अब चीज एक दिमाग में बैठ गई, आप इन्वेंट्री से आईपी में आना चाह रहे हो, क्या करो? इन्वेंट्री से आईपी में आना चाह रहे हो, रेंट आउट करो। पीपी से आईपी में आना चाह रहे हो, खाली कर दो, बस खाली कर दो। मान लेगा स्टैंडर्ड के तुम्हारी नीयत है इसको क्या करने की? रेंट आउट करने की। ये मानते हो? ये बात भेजे में बैठती, ये चारों पॉइंट्स याद रहेंगे, ऐसा है। अब अपने पास ये कॉपी करो, अपने पास हेडिंग डालें, अकाउंटिंग फॉर हैं। अच्छा, पीपी से इन्वेंट्री में जा सकते हैं, इन्वेंट्री से पीपी में आ सकते हैं, फलां से फलां में जा सकते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए स्टैंडर्ड कौन सा है? आईपी। या तो आईपी में आ रहे हो या आईपी से जा रहे हो, ठीक है जी। अब्दुल रशीद अब्दुल कुद्दूस के घर गया, अब्दुल कुद्दूस अब्दुल रशीद के घर गया, उन्होंने क्या किया? हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें क्या टेंशन लेना है? हमारे घर कौन आया और कौन गया, ऐसा है। बड़े हमारे दोस्त अमाल का दारोमदार नियतों पर है। एक यही हदीस जो है ना 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 मुझे तो याद है, मुझे तो 40 हदीसें याद है। मैं तो, हमारे तो अब्बा ऐसे ख़तरनाक आदमी थे, आपकी सोच है। अब्बा हमें वो डंडा करके ना सुबह सवेरे मस्जिद में जाके वहाँ वज़ू करोगे, वहाँ नमाज़ पढ़ोगे। मैं तो जान निकली हुई थी। मेरा बाप अब्बा तबलीगी जमात में मस्जिद के अमीर थे, तो आप अंदाज़ा लगाओ उनकी तो इज़्ज़त का भी मसला था कि ख़ुद दूसरों को तबलीग दे रहे हो, ख़ुद के बच्चे घर में सो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए भी जो है वो लताड़ते थे। बहुत मार खाई है मैंने अब्बा से इसी चक्कर में, नमाज के चक्कर में। सज्जे में मैं इशा में सो जाता था, लेकिन बापू को जो है ना वो रहम नहीं आता है। अल्लाह की कसम, अगर मेरे वालिद इतने सख्त नहीं होते, जिस इलाके में हम रहते थे ना, सत्यानाश हो जाता हमारी ज़िंदगी। मेरे वालिद ने इतनी सख्ती की है तो हम इंसान के बच्चे बने, ठीक है ना। मैं यकीन करें अपने बाप का इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दीन के करीब करके चले गए, पता चला नमाज रोज़ा क्या है। क्या कह रहे हो? टाइम हो गया? अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, कल के दिन मैं सोच रहा हूँ हम इसकी अकाउंटिंग भी सीखेंगे, और मैं उसको अब्दुल्ला कौन हमारे टीए कौन है यार, मुआज़, मैं मुआज़ को कह देता हूँ कि अब तुम्हें जो सवालात देना वो थ्योरी के भी साथ में दे। थ्योरी का मतलब ये इस तरह के सवालात कि आईपी से पीपी में और पीपी से आईपी में कब आते हैं, ये थ्योरेटिकल भी आता है लिखने को, ठीक है जी। डन है जी, थैंक यू वेरी मच।